ये जो पर्पल रंग के आप फ्लावर देख रहे हैं, इनका नाम है नीलकुरिंजी। ये 12 साल में एक बार उगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर इंडिया के वेस्टर्न घाट के अंदर नीलकुरिंजी पाए जाते हैं। अब जो आपके सामने पिक्चर है वो है एशियाटिक लॉयन की, जो 19वीं सेंचुरी तक सऊदी अरेबिया, ईस्टर्न टर्की और ईरान तक में पाए जाते थे। लेकिन आज की तारीख में पूरी दुनिया के अंदर इंडिया के गिर नेशनल पार्क के अंदर ये पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते हैं। इसका मतलब चाहे प्लांट्स की बात करें चाहे एनिमल्स की बात करें, इंडिया के पास बहुत सारी वैरायटी है। और कौन कौन सी वैरायटी मौजूद है, उनको कंजर्व कैसे किया जा सकता है और उनको कंजर्व करना क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें समझाने के लिए मैं सिद्धार्थ शर्मा क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 यानी कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज लेकर आ गया हूं। दोस्तों, इस लेक्चर के अंदर मैं पूरे चैप्टर को डिटेल में पढ़ाऊंगा। साथ ही साथ कुछ पीवाईक्यूज और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और मेरी बात को यकीन रखिए कि जैसे ही आप लोगों ने ये लेक्चर देख लिया, आप लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे और बोर्ड एग्जाम में आने वाला हर एक क्वेश्चन को आप तोड़ फोड़ कर आ जाएंगे। अगर आपको भी इस बात पे भरोसा है तो नीचे चैट पे लिख के जाइए #हम है वॉरियर। सबसे पहले इस चैप्टर की शुरुआत में बायोडायवर्सिटी की डेफिनेशन से करता हूं। बायोडायवर्सिटी बना है दो वर्ड से। एक है बायो, जिसका मतलब होता है लाइफ, और दूसरा है दोस्तों डायवर्सिटी, जिसका मतलब होता है वैरायटी। तो जब आप लाइफ फॉर्म की वैरायटी की बात करते हो, चाहे वो प्लांट्स की बात हो, चाहे वो एनिमल्स की बात हो, या फिर वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात हो, तो जब आप लाइफ फॉर्म की वैरायटी की बात करते हो तो उसे कहा जाता है बायोडायवर्सिटी। अगर हम हमारी धरती की बात करें तो आप सभी को पता होगा कि धरती का शेप कुछ इस तरीके का होता है। बीचों बीच से एक लाइन जाती है जो धरती के दो इक्वल टुकड़े करती है। इसके ऊपर एक लाइन होती है जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, वहीं नीचे एक लाइन होती है जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, फिर यहां होती है आर्कटिक सर्कल और यहां होती है एंटार्क्टिक सर्कल। सबसे ज्यादा लाइफ की वैरायटी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पाई जाती है, यानी कि सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पाई जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में जितनी भी स्पीसीज मौजूद है, ऐसा साइंटिस्ट बताते हैं कि इस दुनिया के अंदर 87 लाख स्पीसीज मौजूद है, और उसमें से हमने केवल 12 लाख स्पीसीज को अभी डिस्कवर किया है। सर, स्पीसीज क्या होता है? दोस्तों, स्पीसीज का मतलब होता है कि वो ऑर्गेनिज्म जो सिमिलर जैसे दिखते हो और साथ ही साथ वो रिप्रोड्यूस करके बेबीज बना सकते हो, उन्हें एक स्पीसीज कहते हैं। आप, मैं, हमारे पेरेंट्स, इस दुनिया के सारे ह्यूमन बीइंग एक स्पीसीज हैं, क्योंकि ना केवल हम सिमिलर हैं, हमारे पास दो हाथ है, दो पैर है, दो आंख है, एक नाक है, साथ ही साथ हम बेबीज बना सकते हैं। सारे डॉग्स एक स्पीसीज है। अब आप डॉग्स की कितनी ब्रीड जानते हो, चाहे पग हो, चाहे पोमेरियन हो, चाहे पिटबुल हो, चाहे जर्मन शेफर्ड हो, ये सारी ब्रीड्स जो हैं वो एक स्पीसीज के अंदर आती है जिसे डॉग कहते हैं। तो डॉग एक स्पीसीज है, कैट एक स्पीसीज है, ह्यूमन बीइंग एक स्पीसीज है। इस तरीके से दुनिया के अंदर 87 लाख स्पीसीज मौजूद है, जिनमें से केवल हम 12 लाख स्पीसीज को जानते हैं। यानी कि अभी भी दोस्तों 86% स्पीसीज जो है वो अनडिस्कवर्ड है, हमें पता ही नहीं है वो कैसी हैं। उनके बाद दो की जगह 2000 आंखें हुई तो अगर वो ह्यूमन बींग्स के दुश्मन निकले तो हमें पता ही नहीं ये स्पीसीज क्या है, ये कैसी हैं। ये आज भी समुद्र की गहराइयों के अंदर पाई जाती हैं। तो ये साइंटिस्ट लोग बता रहे हैं कि बायोडायवर्सिटी केवल धरती के अंदर इतनी ज्यादा वास्ट है। अब ये जितनी भी स्पीसीज होती हैं, ये जितनी भी बायोडायवर्सिटीज होती है, इनको आप तीन ग्रुप के अंदर बांट सकते हो। सबसे पहला आता है दोस्तों फ्लोरा, FL फ्लोरा, FL फ्लावर्स। तो जितने भी प्लांट, ट्रीज, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो सब की सब धरती के अंदर जो होते हैं उसे फ्लोरा के अंदर काउंट किया जाता है। फिर जितने भी एनिमल्स होते हैं उनको फौना के अंदर काउंट किया जाता है, और जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं उनको हम इन दोनों से अलग कैटेगरी के अंदर रखते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, चाहे फ्लोरा हो, चाहे फौना हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, ये सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। और यही आपका अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विच इज इकोसिस्टम। दोस्तों, इस चैप्टर से क्या आएगा, कितने नंबर का आएगा, ये सब कुछ मैं तुमको बता के जाऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, वो आपसे पूछ सकता है कि इकोसिस्टम की आप डेफिनेशन बताइए, और डेफिनेशन लिखने के लिए आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे इकोसिस्टम की डेफिनेशन लिखने के लिए। इकोसिस्टम की डेफिनेशन कहती है कि इस धरती के अंदर मौजूद, चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, ये सारी की सारी लिविंग चीजें, और ये धरती के अंदर मौजूद सारी नॉन लिविंग चीजें जैसे कि मिट्टी, पानी, हवा। तो धरती के अंदर जो लिविंग चीजें और जो धरती के अंदर जो नॉन लिविंग चीजें हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे से इंटरैक्ट करती हैं, और दोनों एक दूसरे से इंटरैक्ट करके एक चीज बनाती हैं जिसे इकोसिस्टम कहते हैं।
क्या आपको मेरी बात समझ में नहीं आई? आइए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं दोस्तों। आपके सामने यहां पर एक पिक्चर है। इस पिक्चर के अंदर आपको यहां पर ट्री देखने को मिल रहा होगा। आपको इस पिक्चर के अंदर एनिमल्स देखने को मिल रहे होंगे। हो सकता है इस पिक्चर के अंदर यहां पर अगर आप चले जाएं तो इस पानी के अंदर आपको कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ इस पिक्चर के अंदर आपको बहुत सारी नॉन लिविंग चीजें भी देखने को मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल इस पिक्चर के अंदर आपको सॉइल देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल इसी पिक्चर के अंदर आपको पानी देखने को मिलेगा। तो धरती के अंदर मौजूद सारी चीजें, वेदर दे आर लिविंग वेदर दे आर नॉन लिविंग, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इकोसिस्टम, ये सबकी सब एक दूसरे से इंटरैक्ट करती हैं। दे ऑल आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। आइए मैं आपको एक चीज बताता हूं। यहां पर मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए ये एनिमल की बात करें, तो ये जो एनिमल है, इस एनिमल को पानी चाहिए जिंदा रहने के लिए, ये एनिमल को सॉइल चाहिए जिंदा रहने के लिए। सर एनिमल मट्टी नहीं खाते हैं, आप खाते होगे। अरे मैं बता देता हूं, क्योंकि अगर सॉइल होगी तो उसके ऊपर घास होगी, और घास होगी तो वो ये एनिमल घास खा के जिंदा रहेगा। तो इस एनिमल को अपने खाने के लिए सॉइल चाहिए। इवन तुमको और मुझको भी अपने खाने के लिए सॉइल चाहिए, चाहे तुम हर्बीवोरस हो, चाहे कार्निवोरस हो, चाहे ओमनीवोरस हो। अगर तुम वेजिटेरियन हो तो तुम्हारी जो भी एग्रीकल्चर हो रही है वो मिट्टी पे हो रही है। अगर तुम नॉन वेजिटेरियन हो तो तुम जिसको खा रहे हो वो उस मिट्टी पे उग रही घास को खा रहे हैं। तो बेसिकली हम सबकी सब सारे लिविंग बींग्स होते हैं वो सॉइल के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा कि इस एनवायरमेंट के अंदर मौजूद एक लिविंग बीइंग कुछ नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर डिपेंडेंट है, और ये एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, और इसी को इकोसिस्टम कहा जाता है। एक इकोसिस्टम के अंदर दोनों चीजें होती है, इसके अंदर बायोटिक कंपोनेंट्स भी होते हैं और इसके अंदर एबायोटिक कंपोनेंट्स भी होते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स वो होते हैं जिनके अंदर लाइफ होती है, जैसे कि अगर अपन बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं ट्री, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दे ऑल आर बायोटिक कंपोनेंट्स, दे ऑल आर बायोटिक कंपोनेंट्स बिकॉज दे हैव लाइफ इन देम। ऑन द अदर एंड अगर आप इसी इकोसिस्टम की बात करें तो आपको सॉइल, वाटर जैसी चीजें देखने को मिलेंगी, दे आर एबायोटिक कंपोनेंट, यानी कि इनके अंदर लाइफ नहीं होती है दोस्तों। तो अगर आपसे कोई शॉर्ट में पूछे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम, तो आपको बोलना है कि इकोसिस्टम के अंदर लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। एक इकोसिस्टम के अंदर बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड इकोसिस्टम। अब ये जो हमारा इकोसिस्टम है, ये धरती पर जो इकोसिस्टम है, जैसा कि मैंने आपको बताया लिविंग और नॉन लिविंग दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो अगर इस इकोसिस्टम से कोई भी नॉन लिविंग बींग्स खराब हो जाए या खत्म हो जाए तो इससे लिविंग बींग्स के ऊपर असर पड़ेगा, या कोई भी लिविंग बींग खराब हो जाए या खत्म हो जाए तो नॉन लिविंग बींग्स के ऊपर भी असर पड़ेगा। यानी कि इस इकोसिस्टम को संभाल के रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारा इस धरती से लाइफ फॉर्म का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और इस बात को मॉनिटर करती है IUCN नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अगर आप दोस्तों IUCN की बात करें तो IUCN के अगर हम हेडक्वार्टर्स की बात करें तो ये स्विट्जरलैंड के अंदर हेडक्वार्टर्स हैं इसके। और IUCN पूरी दुनिया के इकोसिस्टम की हेल्थ को ये लोग मॉनिटर करते हैं, ये लगातार इकोसिस्टम को मॉनिटर करते हैं। यानी कि ये लोग चेक कर रहे हैं कि इंडिया के सुंदरबन का इकोसिस्टम भी मॉनिटर कर रहे हैं, वहां का पानी, वहां के एनिमल्स को मॉनिटर कर रहे हैं। इसके अलावा ये ब्राजील के अमेज़न रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम को भी मॉनिटर कर रहे हैं, ये सऊदी अरेबिया के डेजर्ट के इकोसिस्टम को भी मॉनिटर कर रहे हैं, ये अलास्का के इकोसिस्टम को भी मॉनिटर कर रहे हैं, ये अंटार्कटिका के इकोसिस्टम को भी मॉनिटर कर रहे हैं। यानी इस धरती के अंदर मौजूद जितने भी इकोसिस्टम हैं ये लोग सबको मॉनिटर कर रहे हैं। ये वो सब कुछ देख रहे हैं कि उस इकोसिस्टम में सब कुछ चंगा सी चल रहा है कि नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है, कहीं वहां के प्लांट एनिमल्स मर तो नहीं रहे। ये इनका दोस्तों काम होता है। और उसके बाद ये क्या करते हैं, हर बार एक रिपोर्ट निकालते हैं और उस रिपोर्ट में बताते हैं कि कहां का इकोसिस्टम ठीक चल रहा है और कहां के इकोसिस्टम के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, उसको संभालने की जरूरत है। कई बार टीचर्स ये बता देते हैं कि IUCN की जो रिपोर्ट आती है वो साल में एक बार आती है। ना 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 ना, IUCN की जो रिपोर्ट आती है वो साल में मल्टीपल टाइम्स भी आ सकती है। इसको आप सिंपल से समझिए। अगर अभी मान लेते हैं कि IUCN आया और उसने देखा कि जनवरी के महीने में रैबिट्स जो हैं उनकी पॉपुलेशन अच्छी खासी मौजूद है, कोई खतरा नहीं है, बढ़िया चल रहा है,
लेकिन अचानक 2-3 महीने के अंदर यह पाया गया कि रैबिट्स के अंदर कोई बीमारी फैल गई और देखते ही देखते रैबिट्स मरने लगे। अब आईयूसीएन वाले अपना वेट तो नहीं करेंगे ना कि अरे हम तो अगले साल ही अब सर्वे करेंगे, अगले साल जाके रैबिट्स को चेक करेंगे, नहीं, क्योंकि अगले साल तक हो सकता है देर हो जाए, सारे रैबिट रेस्ट इन पीस हो जाए। तो इसीलिए आईयूसीएन वाले लगातार इकोसिस्टम को मॉनिटर करते रहते हैं और जैसे ही कोई चेंज आता है ये नई रिपोर्ट लेकर आ जाते हैं। तो कई बार आईयूसीएन की जो रिपोर्ट आती है उसमें साल में वो 2 बार भी आ जाती है। अब आईयूसीएन पूरी दुनिया के इकोसिस्टम को मॉनिटर करते हैं, पूरी दुनिया के एनिमल्स को, प्लांट्स को मॉनिटर करते हैं। आई रिपीट, प्लांट एनिमल सब कुछ मॉनिटर किया जाता है। और अगर एनिमल्स की बात करें तो वो 7 कैटेगरी के अंदर वो सारे के सारे एनिमल्स को बांट देते हैं। ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं इसका नाम है द रेड लिस्ट ऑफ कैटेगरीज। इसके अंदर 7 कैटेगरी बांटी गई है, 7 कैटेगरी के अंदर सारे एनिमल्स बांटे जाएंगे। सबसे पहले आ जाता है लीस्ट कंसर्न, उसके बाद बीच के जो आते हैं वो थ्रेटन्ड और फिर ये आ जाता है एक्सटिंक्ट। अच्छी बात यह है कि हमारे सिलेबस के अंदर हमें सातों की सातों नहीं पढ़ने दोस्तों, हमें केवल 4 के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा लीस्ट कंसर्न के बारे में। आईयूसीएन की लीस्ट कंसर्न लिस्ट के अंदर वो जानवर आते हैं जो कि अभी इस समय उनकी पॉपुलेशन अच्छी खासी स्टेबल है एंड दे आर अनलाइकली टू गेट एक्सटिंक्ट, यानी कि उनके एक्सटिंक्ट होने के चांसेस ना के बराबर है। फॉर एग्जाम्पल मच्छर, इस दुनिया के अंदर कई सारे मच्छर हैं और अभी ये मच्छर एकदम से गायब हो जाए पॉसिबल ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल रैट, चूहे, इनकी भी पॉपुलेशन कहीं नहीं जा रही है। कैटल्स, इनकी पॉपुलेशन भी कहीं नहीं जा रही है। तो वो जानवर जो इस दुनिया के अंदर अच्छी खासी मात्रा के अंदर मौजूद है और इनके इन नियर फ्यूचर एक्सटिंक्ट होने के चांसेस नहीं है, वो आते हैं लीस्ट कंसर्न के अंदर। ठीक है सर। फिर आ जाती है हमारी वल्नरेबल लिस्ट। वल्नरेबल लिस्ट के अंदर वो जानवर होते हैं दे आर एट हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी कि ये कभी भी विलुप्त हो सकते हैं। अगर इनको बचाया नहीं गया, इनको संभाला नहीं गया तो ये खत्म हो जाएंगे धरती के अंदर से। दे आर एट हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। इसके कुछ एग्जांपल हैं जैसे कि ब्लू शिप, एशियाटिक एलिफेंट, गेंजेटिक लॉयफिल। इसमें से अगर आप ब्लू शिप भूल भी जाते मुझे फर्क ना पड़े, लेकिन एशियाटिक एलिफेंट और गेंजेटिक डॉल्फिन आप नहीं भूल सकते हो, क्योंकि इन दोनों का भारत से नाता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर आप गेंजेटिक डॉल्फिन की बात करें तो ये इंडिया की नेशनल एक्वाटिक एनिमल है। जैसे एक नेशनल एनिमल है हमारे पास, नेशनल ट्री है हमारे पास, अरे नेशनल फ्रूट्स भी आप लोगों ने बचपन में याद रखे। वैसे भारत का नेशनल एक्वाटिक एनिमल की बात करें तो वो गेंजेटिक डॉल्फिन है। एंड अकॉर्डिंग टू आईयूसीएन दे आर एट वल्नरेबल, ये वल्नरेबल रिस्क के अंदर है, उनके पास हाई रिस्क है एक्सटिंक्ट होने का। फिर वल्नरेबल के बाद आता है एंडेंजर्ड, और एंडेंजर्ड में वो एनिमल्स होते हैं दे आर एट वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। सर दोनों में डिफरेंस क्या है दोस्तों? वल्नरेबल की बात करें दे आर एट हाई रिस्क, एंडेंजर्ड की बात करें दे आर एट वेरी हाई रिस्क। तो ये हाई रिस्क पे हैं, ये वेरी हाई रिस्क पे हैं, ये हाई रिस्क पे हैं, ये वेरी हाई रिस्क पे हैं, ये हाई रिस्क पे हैं, ये वेरी हाई रिस्क के अंदर है। तो एंडेंजर्ड वाले जो हैं वो वल्नरेबल वालों से ज्यादा खतरे पर है, इनके निपटने के चांसेस ज्यादा है। आइए इनके एग्जांपल की बात कर लेते हैं, जैसे कि इंडियन वाइल्ड एस, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, लायन टेल्ड बकाकू और इंडियन राइनो। यहां से आपको एमसीक्यू बन जाता है। बोर्ड एग्जाम में आपको नीचे जानवरों की लिस्ट दी जाएगी और बोलेगे आईयूसीएन के अनुसार इनमें से कौन से जानवर एंडेंजर्ड लिस्ट के अंदर आते हैं। तो मैंने इसको याद रखने की दोस्तों एक ट्रिक बनाई है, मैं आप लोग को वो ट्रिक यहां पे दिखा देता हूं। इसको याद रखने की एक ट्रिक बनाई है मैंने, और वो ट्रिक है ABCMR, ABCMR, जिसमें ए से आएगा दोस्तों एस, बी से आएगा दोस्तों ब्लैक बक, सी से आएगा दोस्तों क्रोकोडाइल, एम से आएगा दोस्तों मैकाकू और आर से आएगा दोस्तों राइनो। तो अगर आपको एंडेंजर्ड एनिमल की रिस्क, एंडेंजर्ड एनिमल्स को याद रखना है तो वो एनिमल्स जो वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन पे होते हैं वो एंडेंजर्ड में आते हैं, और इनको याद रखने की ट्रिक है ABCMR। लास्ट जो हमारे सिलेबस के अंदर है वो है दोस्तों एक्सटिंक्ट एनिमल। अकॉर्डिंग टू आईयूसीएन इस लिस्ट के अंदर ये उन जानवरों को रखते हैं जो कि अब इस धरती से जिनका खात्मा हो चुका है, दे आर नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, खत्म हो चुके हैं, ये खत्म, टाटा बाय बाय। इसके अंदर आप लोग को देखने को मिलेंगे एशियाटिक चीता,
अब आप बोलोगे सर चीता तो अभी मोदी जी अपने बर्थडे पे इंडिया लेकर आए थे, वो एशियाटिक चीता नहीं, वो अफ्रीकन चीता है। एशियाटिक चीता एक टाइम पे इंडिया, ईरान, पाकिस्तान के एरिया में रहता था, लेकिन मुगलों ने और ब्रिटिशर्स ने इनकी हंटिंग और पोचिंग कर करके सारे एशियाटिक चीता निपटा दिए। इसके अलावा पिंक हेडेड डक के बारे में आपने सुना होगा, डोडो के बारे में आपने सुना होगा। ये वो एनिमल्स हैं जो अकॉर्डिंग टू IUCN दे आर एक्सटिंक्ट, जो अब इस धरती के अंदर नहीं पाए जाते हैं, ये खत्म हो चुके हैं। वंस अपॉन अ टाइम ये थे, आज ये निपट चुके हैं। तो ये चार एनिमल्स के, ये चार लिस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहले लीस्ट कंसर्न के बारे में आपको पता होना चाहिए, वल्नरेबल के बारे में पता होना चाहिए, एंडेंजर्ड के बारे में पता होना चाहिए और लास्ट में एक्सटेंट के बारे में पता होना चाहिए। अब अगला टॉपिक जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है वो एंडेमिक। अगेन एंडेमिक की डेफिनेशन आप लोगों को 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछी जा सकती है, 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछी जा सकती है। क्या आपने अभी कुछ दिन पहले एक वर्ड सीखा था और वो वर्ड था पेंडेमिक। आइए मैं आपको पेंडेमिक से एंडेमिक समझाता हूं। पेंडेमिक का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो पूरी दुनिया के अंदर फैली हुई है, चाहे वो कोई बीमारी हो। अगर कोई ऐसी बीमारी जो पूरी दुनिया में फैल गई तो वो पेंडेमिक कहलाएगी। कोई ऐसी स्पीसीज है जो पूरी दुनिया के अंदर फैली हुई है, वो पेंडेमिक कहलाएगी। लेकिन अगर कोई चीज ऐसी है जो पूरी दुनिया में नहीं फैली हुई, किसी पर्टिकुलर रीजन तक लिमिटेड है, तो उसे एंडेमिक कहते हैं। तो एंडेमिक स्पीसीज आर दो स्पीसीज दे आर फाउंड ओनली इन अ स्पेसिफिक एरिया एंड नॉट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। केवल एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर पाई जाती है। इस लेक्चर के इंट्रोडक्शन में मैंने आपको 2 एंडेमिक स्पीसीज के बारे में बताया था। एक नील कुरुंजी जो पूरी दुनिया में इंडिया के वेस्टर्न घाट में पाया जाता है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं, इंडिया के ये वाले इलाके वेस्टर्न घाट में केरला के पास पाए जाते हैं। मैंने आपको एशियाटिक लायन के बारे में बताया था, पूरी दुनिया में केवल एक जगह जहां पाए जाते हैं वो गुजरात के गिर नेशनल पार्क के अंदर पाए जाते हैं। तो वो स्पीसीज जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती, केवल एक जगह पाई जाती हैं, उनको कहा जाता है एंडेमिक स्पीसीज। दोस्तों आपको 4 एंडेमिक स्पीसीज के बारे में बताऊंगा जो इंडिया के अंदर पाई जाती हैं। सबसे पहले 2 एंडेमिक स्पीसीज जो है ये अंडमान से हमारी, एक है अंडमान टील जो एक तरीके की बतख होती है, और एक अंडमान वाइल्ड पिग। इसके अलावा निकोबार से एक पीजन है दोस्तों, ये इस तरीके का पीजन है, आपको नॉर्मल लग रहा होगा लेकिन ये पीजन केवल निकोबार आइलैंड्स के अंदर पाया जाता है। और इसके बाद है मिथुन ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये मिथुन ऑफ अरुणाचल प्रदेश भी केवल इंडिया में पाया जाता है और इंडिया के अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, इसलिए ये भी एक एंडेमिक स्पीसीज है। ठीक है सर। अब आपको एक एमसीक्यू आ जाता है एग्जाम में, और वो एग्जाम का एमसीक्यू ये कहता है कि रेड डेटा बुक पब्लिश्ड बाय इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN, इसमें किस चीज की लिस्ट होती है? ये क्वेश्चन यूपीएससी की सिविल सर्विसेज एग्जाम में पूछा गया था। मैं अक्सर बच्चों से ये बात कहता हूं कि भाई यूपीएससी जैसा इंडिया का सबसे डिफिकल्ट एग्जाम का सिलेबस 6 से लेके 10 तक की एनसीईआरटी है। और ये क्वेश्चन यहां लेकर आने का रीजन ये है कि आज जो आप पढ़ रहे हो उसको इतना डिटेल में पढ़िए कि ना केवल आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छा है, आगे जाके जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो तो आप उसको भी एस करके आओ। मैंने अभी आपको बताया, और ये क्वेश्चन है, आपको ये वीडियो पॉज करना है और अभी इसी बात कमेंट सेक्शन के अंदर इसका जवाब देना है। दे दिया आपने जवाब? खाओ मेरी कसम, अगर तुमने झूठी कसम खाई दोस्तों मैं निपट जाऊंगा, अभी तुम्हारा पूरा सिलेबस नहीं हुआ है। खाली कसम, चलो वापिस आ जाते हैं। अगर रेड डाटा बुक की बात करें तो इसके अंदर दोस्तों थ्रेटेंड प्लांट और एनिमल्स की लिस्ट होती है। मैंने आपको बताया IUCN पूरी दुनिया के जो प्लांट और एनिमल होते हैं उनको लगातार मॉनिटर करता रहता है, किसकी मात्रा कितनी, किसकी मात्रा कम होती जा रही है, उनको मॉनिटर करता रहता है। तो ये थ्रेटेंड प्लांट और एनिमल्स की लिस्ट देते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप एनिमल्स बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज? इसको याद रखने की मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी दोस्तों। आपका समय शुरू होता है, आप पॉज द वीडियो एंड आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कर दिया आप लोगों ने जवाब? चलिए आइए देखते हैं दोस्तों। इसको याद रखने की ट्रिक थी ABCMR। ए से आ जाता था इंडियन वाइल्ड एस, बी से आ जाता था ब्लैक बक, सी से आ जाता था क्रोकोडाइल, एम से आ जाता मैकाकू, और आर से आ जाता था इंडियन राइनो। ये सारे के सारे नाम अगर आप देखेंगे तो आपको ए ऑप्शन के अंदर ये सारे के सारे नाम देखने को मिलेंगे, इसलिए ए इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। देखा किस तरीके से छोटी छोटी ट्रिक ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस को करने के आसान कर देती है।
आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, आपको बताना है कि IUCN की जो लिस्ट निकलती है उसमें इन चारों में हाईएस्ट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन में कौन आता है। बहुत ही चिंदी क्वेश्चन है। आपका समय शुरू होता है, पॉज द वीडियो और आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कर दिया दोस्तों आंसर। दोस्तों इसका सही जवाब है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। क्रिटिकली एंडेंजर्ड इन बाकियों के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा, इस लिस्ट में जो एनिमल होते हैं वो सबसे ज्यादा एक्सटिंक्शन के कगार पे होते हैं। क्लियर हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट टॉपिक है डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। हमारे देश का जो जंगल है वो लगातार लगातार डिप्लीट होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, बर्बाद होता जा रहा है। तो सबसे पहली बात यहां पे बता गई कि अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का टोटल फॉरेस्ट कवर 80.9 मिलियन हेक्टेयर है। 80.9 मिलियन हेक्टेयर, जो भारत की टोटल जमीन का 24% है। आप तो खुश हो गए होंगे, ओ माय गॉड, 100% जमीन में से 24% जमीन जंगल है सर, कितनी खुशी की बात है। जी नहीं। अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1952 में कहा गया था कि यह नंबर कम से कम 33% होना चाहिए। हम 24% पे हैं, अभी भी हम 9% कम है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। द टोटल फॉरेस्ट कवर एक्सपेंडेड बाय 2261 किलोमीटर स्क्वायर सिंस 2019। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ नेगेटिव 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 हो रहा है, कुछ इस देश में अच्छी चीजें भी हो रही हैं। अगर 2019 से अब तक की बात करें तो हमारा फॉरेस्ट कवर 2261 किलोमीटर स्क्वायर बढ़ गया है। तो ये एक अच्छा साइन है। हो सकता है नियर फ्यूचर हम नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1952 का आंकड़ा 33% को भी कवर कर ले दोस्तों। क्लियर हो गया। अब सवाल ये उठता है कि हमारे देश के अंदर जो फॉरेस्ट है, वो खत्म क्यों होते जा रहे हैं? व्हाई दे आर डिप्लीटिंग एट अ वेरी हाई स्पीड दोस्तों, लगातार ये खत्म क्यों होते जा रहे हैं? इसका सबसे पहला रीजन है गोरे, कॉलोनियल पीरियड। ये जो ब्रिटिशर्स भारत देश के अंदर आए थे, इन ब्रिटिशर्स ने हमारे देश को निचोड़ के रख दिया, खत्म करके रख दिया। ये गोरे जो हमारे देश के अंदर आए थे, इनको चाहिए रहता था टिम्बर। सर टिम्बर क्या होता है? जब आप पेड़ से लकड़ी काटते हो, उसको प्रोसेस करते हो, उसको छीलते हो, उसके प्रॉपर लॉग्स बनाते हो, तो वो टिम्बर कहलाती है। तो इन गोरों को टिम्बर चाहिए था। टिम्बर इनको दो चीजों के लिए चाहिए था। पहला, इनको टिम्बर चाहिए रहता था दोस्तों शिप्स बनाने के लिए। इन शिप्स के ऊपर बैठ के ये नए नए देशों के ऊपर जाके हमला कर सके, उनको लूट सके, उनको अपना गुलाम बना सके, तो इनको शिप्स बनाने के लिए टिम्बर चाहिए था। और दूसरा, जब ये किसी कॉलोनी को अपने कब्जे में ले लेते थे तो उस कॉलोनी के रिसोर्सेज को लूटने के लिए वहां पे रेलवे बनाते थे, और रेलवे को बनाने के लिए इन लोगों को चाहिए रहती थी स्लीपर ट्रैक्स। स्लीपर ट्रैक्स चाहिए रहते थे इनको। सर ये स्लीपर ट्रैक्स क्या होते हैं? जब ये दो पटरी होती है, इन दो पटरी को जगह पे बनाए रखने के लिए लकड़ी के टुकड़े लगाए जाते हैं। इन लकड़ी के टुकड़ों को स्लीपर ट्रैक्स कहा जाता है। तो ये जो स्लीपर ट्रैक्स होते हैं, ये दो पटरी को जगह पे बनाए रखने के लिए चाहिए रहते थे, और ये ब्रिटिशर्स को इसके लिए भी लकड़ी चाहिए रहती थी। तो इन्होंने अपने देश की लकड़ी तो खत्म कर दी, फिर भारत की लकड़ी को ये लोग लूटने को भागे, जिसके कारण इन्होंने भारत के जंगलों को बड़े लेवल पे खत्म करना शुरू कर दिया। यही नहीं, आपने 9th क्लास में ये भी पढ़ रखा है कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स का यह मानना था कि जो जंगल है वो वेस्टलैंड है, इनको हटा के यहां पर कैश क्रॉप की खेती करनी चाहिए ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू मिले। जंगल से उनका वेस्ट होता था। इसके अलावा बताया गया है कि जंगल हमारे खत्म होते जा रहे हैं ड्यू टू एग्रीकल्चर एक्सपेंशन। ये तो समझना पड़ेगा ही आपको। जब देश आजाद हुआ था तो देश की पॉपुलेशन लगभग 30 करोड़ के आसपास थी। आज अगर 2026 की बात करें तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि देश की पॉपुलेशन 140 करोड़ हो चुकी है। अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन को तुम्हें खाना देना पड़ेगा, और खाने के लिए तुम्हें एग्रीकल्चर करना पड़ेगा, जिसके लिए तुम जंगल काट रहे हो और वहां पे एग्रीकल्चर कर रहे हो। तो एग्रीकल्चर एक्सपेंशन हो रहा है, जिसके कारण जंगल कट रहे हैं दोस्तों। तीसरे नंबर पे आ जाता है दोस्तों मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट। अभी आप अगला चैप्टर पढ़ेंगे मुझसे वाटर रिसोर्सेज, उसमें मैं ये बताऊंगा कि किस तरीके से डैम्स बनाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, कई सारे जंगलों को साफ कर देती है कि इन जंगलों को हम काट रहे हैं क्योंकि हम यहां पे डैम बनाएंगे। तो इस तरीके के मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जंगल कट रहे हैं, फॉरेस्ट कट रहे हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉर ग्रेजिंग। कुछ जमीन को तो हमने इसीलिए काट दिया कि हम वहां पे एग्रीकल्चर करेंगे, हमारा खाना।
और कुछ जंगलों को हम इसलिए काट रहे हैं क्योंकि हम वहां पे घास उगाना चाहते हैं ताकि हमारे कैटल्स, हमारे मवेशी, हमारे भेड़ बकरी उसको चर सकें, क्योंकि अगर वो खाएंगे तो उससे हमें मिल्क प्रोडक्ट मिलेंगे, हमें डेयरी प्रोडक्ट्स मिलेंगे। क्लियर हो गया? तो इन 4 रीजंस के कारण लगातार इंडिया में फॉरेस्ट जो होते हैं वो डिप्लीट होते जा रहे हैं। अब आप बोलेंगे कि सर जो फॉरेस्ट डिप्लीट होते जा रहे हैं, आपको पता है, हमको पता है, एनसीईआरटी में लिखा है, क्या मोदी जी को नहीं पता है? बिल्कुल पता है, और भारत सरकार इसको ठीक करने के लिए काम कर भी रही है। सबसे पहली बात बताया गया है कि ब्रिटिशर्स लेकर आए थे नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1894। सर ब्रिटिशर्स लेकर आए थे नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। हम तो इनको दुष्ट समझते थे, ये हमारे रिसोर्सेज को लूटते थे, हमारे लोगों को मारते थे, लेकिन सोचो सर ये तो देव मानुस निकले, भारत के फॉरेस्ट को बचाने की बातें कर रहे हैं। ना 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 ना, आप इनको गलत समझ रहे हैं। आप जो पहले समझते थे ये वैसे ही थे। ये नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी लेकर आए थे क्योंकि इनकी नजर भारत के जंगलों पे थी। इनको ये बात भली एक फुटी आके ये बात नहीं पसंद आती थी कि किस तरीके से भारत के लोग भारत के जंगल में जाते हैं, भारत की जंगल की लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, वहां के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करते हैं, अपने जानवरों को ग्रेज कराने ले जाते हैं। ये चाहते थे भारत की पूरी लकड़ी के ऊपर इनका कब्जा हो, और इसके लिए लेकर आए थे नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1894, जिससे भारतीयों को भारत के जंगल से निकाल के बाहर फेंक दिया गया और भारत के जंगलों पे पूरा अधिकार ब्रिटिशर्स का हो गया। ऑब्वियस सी बात थी, जब देश आजाद हुआ तो हमें एक नई नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी की जरूरत थी, और भारत सरकार ने सबसे पहली नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी लेकर आए 1952 के अंदर, जिसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे भी। लेकिन इस फॉरेस्ट पॉलिसी को एक बार अमेंड भी किया गया है 1988 के अंदर। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट लेकर आई थी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1894 में, फिर भारत सरकार लेकर आई 1952 में, और उसके बाद उसको वापस एक बार अमेंड किया गया 1988 के अंदर। साथ ही साथ ये जो हमारे देश के अंदर लगातार जंगल कटते जा रहे, इसको बचाए रखने के लिए, क्योंकि जब जंगल कटते हैं तो उसमें रह रहे जंगली जानवरों का घर भी खत्म होता जाता है। तो जंगल में जाने से, जंगली जानवरों के घर जाने से बचाने के लिए भारत सरकार वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 लेकर आई। अब आपके एग्जाम के अंदर आपको एक क्वेश्चन आ जाता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, या फिर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। आइए एक एक करके इन दोनों को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी की। सर कौन सी वाली पढ़ाओगे? ये वाली 1894 वाली? अबे वो क्यों पढ़ेगा, वो तो ब्रिटिशर्स की थी, वो तो हमें लूटने के लिए बनाई गई थी, उसको तो हमने सबसे पहले हटा दिया। तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो 1952 के पॉइंट्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला पॉइंट ये कहा गया है कि देश का जो लैंड है उसका 33% कम से कम फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। अभी तुम थोड़ी देर पहले 24% में खुश हो रहे थे, बल्ले बल्ले साबा साबा पोए पोए। अब गलत समझो तुम कि देश का फॉरेस्ट लैंड कम से कम 33% होना चाहिए, अब हम 24% पे आए हैं। सेकेंड पॉइंट ये कहा गया है कि फॉरेस्ट मस्ट बी यूज वाइजली सो दैट द फ्यूचर जनरेशन कैन ऑल्सो बी बेनिफिट। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ने यह बात कही है कि भाई आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, डेवलपमेंट के लिए लकड़ी चाहिए, लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरीके से इस लकड़ी का इस्तेमाल करो कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बच जाए और एनवायरमेंट को नुकसान भी ना हो। तो जब आप इस तरीके से डेवलपमेंट करते हो तो इस तरीके के डेवलपमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, और नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1952 यही की तरफ चाहती है। साथ ही साथ ये बात बताया गया है कि द पॉलिसी डिवाइडेड फॉरेस्ट इन द कैटेगरीज, यानी कि इस कैटेगरी, इसमें यह बात बताई गई है कि किस तरीके से जो भारत के जंगल है उनको अलग अलग कैटेगरी में जंगलों को बांटा गया है। तो यहां पे बताया गया है जैसे कि प्रोटेक्शन फॉरेस्ट, प्रोडक्शन फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट, नेशनल फॉरेस्ट, ऐसे करके इसमें भारत के जंगलों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया। और लास्ट बात यह बताई गई है कि फॉरेस्ट शुड बी मैनेज बाय ट्रेन्ड फॉरेन ऑफिसर। अब ये फॉरेस्ट ऑफिसर कौन होते हैं? दरअसल ज्यादातर बच्चों को यह पता ही नहीं होता है कि यूपीएससी ऐसी एग्जाम से आप क्या क्या चीजें बन सकते हो। अगर आप यूपीएससी जैसा एग्जाम देते हो तो सबसे फेमस जो चीज लोग ऑप्ट करते हैं वो होता है आईएएस ऑफिसर। आप आईएएस ऑफिसर बन सकते हो। इसके अलावा आप पुलिस में जा सकते हो और आईपीएस ऑफिसर बन सकते हो। इसके अलावा आप
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जा सकते हो, आईआरएस ऑफिसर बन सकते हो। इसके अलावा आप फॉरेन कंट्री में जाके इंडिया के एम्बेसडर बन सकते हो और इंडियन फॉरेन सर्विसेज में भी जा सकते हो। और एक और आता है इसमें जिसे हम कहते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। तो इसी यूपीएससी वाली एग्जाम से आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में जा सकते हो और फिर आपकी जिम्मेदारी होगी कि जो देश के जंगल हैं उनको प्रोटेक्ट करके चलना है, उनके लिए कैसे कंजर्वेशन करना है, कैसे लोकल कम्युनिटी कितना इस्तेमाल कर सकती है, क्या चेंजेस करने, ये पॉलिसीज आप बनाते हो। तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1952 ने कहा था कि हम इस तरीके के फॉरेस्ट ऑफिसर रखेंगे और जिनका मेन काम ही होगा कि भारत की धरोहर, भारत के जंगलों को प्रोटेक्ट करके चले। ठीक है सर। इसके बाद आ जाता है इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। मैंने कहा था आपको दोनों चीजें पढ़नी पड़ेगी, फॉरेस्ट लॉज भी पढ़ने पड़ेंगे और वाइल्ड लाइफ लॉज भी पढ़ने पड़ेंगे। आइए वाइल्ड लाइफ पे आ जाते हैं। तो वाइल्ड लाइफ में बोला गया है कि सबसे पहली बात, हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर बैंड। यानी कि यह बात बोली गई है कि वाइल्ड एनिमल्स की हंटिंग बैन करी गई है। अब देखो, वाइल्ड एनिमल्स की हंटिंग दो चीजों से होती है। आपको यहां पे एक वर्ड समझना पड़ेगा, वैसे तो ये आगे मैं आपको अभी डिटेल में भी पढ़ाऊंगा। एक होता है हंटिंग और एक होता है पोचिंग। दोस्तों दोनों में डिफरेंस समझिए। जब आप जानवरों को मारते हो उनकी मीट के लिए, उनके बॉडी पार्ट्स को खाने के लिए, देन इट इज कॉल्ड हंटिंग ब्रो। लेकिन आप जब जानवरों को मारते हो उनकी बॉडी पार्ट्स के लिए, उनकी स्किन के लिए, उनके फर के लिए, उनके टीथ के लिए, उनके हॉर्न के लिए, उनकी बोन्स के लिए, देन इट इज कॉल्ड पोचिंग ब्रो। अकॉर्डिंग टू इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, इन्होंने साफ कहा कि वाइल्ड एनिमल्स की हंटिंग है वो बैन करनी पड़ेगी, क्योंकि हंटिंग के कारण ये लगातार दिन प्रतिदिन वाइल्ड एनिमल्स जो हैं वो कम होते जा रहे हैं, दे आर गोइंग एक्सटिंक्ट। इसके अलावा बताया गया है कि एंडेंजर्ड स्पीसीज को हम एक स्पेशल प्रोटेक्शन देंगे। इन्होंने साफ साफ कहा कि हम एक लिस्ट बनाएंगे जानवरों की, और इस लिस्ट के अंदर जो जानवर हैं वो जानवर होंगे दे आर एंडेंजर्ड, यानी कि वो जानवर है दे आर एट हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। तो इन्होंने कहा जो भी भारत देश के अंदर जानवर हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन के अंदर हैं, जो कि एंडेंजर्ड एनिमल्स हैं, उनकी हम लिस्ट बनाएंगे, उनको हम स्पेशल प्रोटेक्शन देंगे। तो सर भारत के अंदर कौन कौन से जानवर है जो एंडेंजर्ड स्पीसीज की लिस्ट के अंदर आते हैं, ये आपके सामने एक लिस्ट दे रखी है, जिसके अंदर आपको बस एक बार पढ़ लेना है, जैसे टाइगर, एशियाटिक लायन, वन हॉर्न राइनोसोरस, स्नो लेपर्ड, कश्मीरी स्टैग, बटरफ्लाई, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, मॉथ, ब्लैक बक, बीटल्स, इंडियन एलिफेंट, ड्रैगन फ्लाई और क्रोकोडाइल। यानी अगर आप यहां पे नोटिस करें तो यहां पे कितने बड़े बड़े वाइल्ड एनिमल्स भी हैं और यहां पर कुछ बटरफ्लाई, मॉथ और बीटल जैसे इंसेक्ट्स भी मौजूद हैं। यानी इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 कितने बड़े लेवल पे मॉनिटर कर रहा होगा। सोचो कि कीड़े मकोड़ों से लेकर लायन तक की बातें हो रही हैं। यहां पर आपको एक जानवर देखने को मिल रहा होगा, ब्लैक बक, और आपको पता होगा कि ब्लैक बक को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है। और कंट्रोवर्सी इसलिए क्योंकि ब्लैक बक जो है वो एंडेंजर्ड स्पीसीज की लिस्ट में आता है और देश के अंदर इनकी हंटिंग और पोचिंग करना बैन है। तो अगर किसी के ऊपर शक हुआ कि उसने इनकी हंटिंग और पोचिंग करी है, तो भारत की रिस्पेक्टेड न्यायालय जो है, यानी कि जो हमारे कोर्ट्स हैं, वो प्रॉपर उनकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जिन लोगों ने ये किया होगा उनको पनिशमेंट दी जाएगी। तो ये बात बताई गई थी यहां पे। साथ ही साथ बताया गया कि किस तरीके से देश के जो जंगल हैं उनको हम 3 ग्रुप के अंदर बांटेंगे। एक है नेशनल पार्क, एक है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एक है बायोस्फीयर रिजर्व। ये क्या है अभी मैं इसको आपको 2 मिनट बाद बताऊंगा, लेकिन लास्ट पॉइंट ये है कि अगर कोई व्यक्ति वाइल्ड एनिमल्स की हंटिंग या पोचिंग करता पाया गया, या उन एनिमल्स की, एंडेंजर्ड एनिमल्स की हंटिंग, पोचिंग या ट्रेड करता पाया गया, तो उसको सीवियर पनिशमेंट दी जाएगी। ये इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 में कहा गया। सर आपने इसके सारे पॉइंट बताए, आज भी तो आप अच्छे हो, लेकिन आपने एक पॉइंट नहीं बताया डिटेल में, वो ये वाला है। क्यों? क्योंकि मैं अब आपको इसको डिटेल में बताने जा रहा हूं और ये आपको एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन में से एक है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों नेशनल पार्क की। जो एक नेशनल पार्क होता है उसके बारे में ये बात बताई गई कि नेशनल पार्क में प्लांट्स को और एनिमल्स को तो प्रोटेक्ट किया जाता है, साथ ही साथ अगर वहां पे कोई हिस्टोरिकल एंटिक है, यानी उस इलाके में कोई गुफा है, कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है, कोई किला है,
तो अगर उस इलाके में ये कोई हिस्टोरिकल एंटीक भी मौजूद है तो उसको भी प्रोटेक्ट किया जाता है अंडर नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क प्लांट और एनिमल के साथ साथ हिस्टोरिकल एंटिक्स को भी प्रोटेक्ट करके चलता है। साथ ही साथ यहां पे बताया गया है कि जो नेशनल पार्क होती है उनकी बाउंड्रीज जो होती है फिक्स्ड होती हैं, यानी कि ये नेशनल पार्क है, इसकी बाउंड्री फिक्स है, इसके बाहर वाला नेशनल पार्क नहीं है, बस इसके अंदर वाला नेशनल पार्क है। तो नेशनल पार्क की बाउंड्री फिक्स्ड होती है। साथ ही साथ यह बताया गया कि नेशनल पार्क के अंदर पार्शियल रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, यानी कि थोड़ा बहुत आपके पास स्कोप होता है कि आप नेशनल पार्क में जा सकते हो, लोकल लोग जा सकते हैं, आप लोग टूरिज्म के लिए जा सकते हो। एट प्रेजेंट देश के अंदर 106 नेशनल पार्क है। ठीक है सर, नेशनल पार्क समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। एज द नेम सजेस्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिर्फ और सिर्फ वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करती है। मैंने आपको बताया नेशनल पार्क जो होता है वो वाइल्ड एनिमल्स के साथ साथ प्लांट्स के साथ साथ वहां के हिस्टोरिकल एंटिक्स को भी प्रोटेक्ट करता है, लेकिन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है वो सिर्फ और सिर्फ वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करती है। अगर हम वाइल्ड एनिमल्स की बात करें तो इसकी बाउंड्री फिक्स नहीं होती है, जैसे इसकी बाउंड्री फिक्स थी, इसकी बाउंड्री फिक्स नहीं होती है। अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो ह्यूमन एक्टिविटीज आर परमिटेड विद माइनर रेस्ट्रिक्शन कंपेयर टू अदर टू। यहां पे ज्यादा ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड होती है एज कंपेयर टू नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स। यहां पे थोड़ी ज्यादा एक्टिविटी अलाउड है। और देश के अंदर इस समय 5, 6, 7 काउंटिंग चल रही है, 567 देश के अंदर इस समय वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मौजूद है। अब लास्ट जिस पे हमें आना है वो है बायोस्फीयर रिजर्व्स। बायो का मतलब ही आपको पता होगा, बायो का मतलब होता है लाइफ। अब लाइफ तो सर प्लांट में भी होती है और एनिमल में भी होती है, इसलिए बायोस्फीयर रिजर्व प्लांट और एनिमल दोनों को प्रोटेक्ट करता है। ये सिर्फ एनिमल को प्रोटेक्ट करता है और ये प्लांट एनिमल के साथ साथ हिस्टोरिकल एंटिक्स को भी प्रोटेक्ट करता है। बायोस्फीयर रिजर्व सिर्फ लाइफ जिसमें है उसको प्रोटेक्ट करता है। बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो यहां पर बोला गया है कि इसकी बाउंड्री भी फिक्स होती है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, इसकी बाउंड्री फिक्स है, हमने पढ़ा इसकी बाउंड्री फिक्स है, बस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बाउंड्री फिक्स नहीं होती है। इसके अलावा बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो ह्यूमन एक्टिविटीज आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। यानी इन दोनों के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस यहां हैं। देश के अंदर 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। यानी कि अगर आप शॉर्ट में समझना चाहें, अगर आप शॉर्ट में समझना चाहें तो यहां पे मैं लिख देता हूं नेशनल पार्क, यहां पे हम लोग लिख देंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और यहां पे हम लोग लिख देंगे बायोस्फीयर रिजर्व। तो सबसे पहला पॉइंट यहां पे ये लिखा हुआ है कि जो नेशनल पार्क होते हैं वो प्लांट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, वो एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, साथ ही साथ वो हिस्टोरिकल एंटिक्स को भी प्रोटेक्ट करके चलते हैं। ठीक है सर। अगर आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, अगर आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स को प्रोटेक्ट करके चलती है। और अगर आप बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो ये प्लांट और एनिमल यानी हर वो चीज जिसके अंदर लाइफ बसती है ये उन दोनों को प्रोटेक्ट करती है। प्लांट और एनिमल्स दोनों को प्रोटेक्ट कर चलती है बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है सर। सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें, सेकंड नंबर पे जो मुझे आप लोग को बताना है वो मुझे ये बताना है कि जो नेशनल पार्क है देश के अंदर इस समय टोटल अगर नेशनल पार्क की बात करें तो लगभग लगभग 106 नेशनल पार्क है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 567 है और बायोस्फीयर रिजर्व मात्र 18 है। अगर हम इसकी बात करें तो मैंने आप लोग को एक पॉइंट और बताया था कि इसकी बाउंड्री फिक्स नहीं है, बाकी दोनों की बाउंड्री जो होती है वो फिक्स होती है। यानी कि अगला पॉइंट हम यहां पे ये लिख सकते हैं कि भाई इसकी बाउंड्री फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स्ड बाउंड्री, और इसकी बाउंड्री भी फिक्स होती है और इसकी बाउंड्री भी फिक्स होती है। और लास्ट पॉइंट आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से, मैंने आपको बाउंड्री तो बता दिया कि इसकी बाउंड्री फिक्स है, इसकी बाउंड्री फिक्स है, इसकी बाउंड्री फिक्स नहीं है। लास्ट ये बात है कि किस परमिशन कितनी है। यहां पे स्ट्रिक्ट परमिशन नहीं है, कोई कुछ काम नहीं कर सकता। यहां पे इन दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा परमिशन है और यहां पे पार्शियल परमिशन है।
तो ये डिफरेंस आपको पता हो गया तो आपने बहुत बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया दोस्तों। आगे बढ़ जाए, अगला टॉपिक आ जाता है प्रोजेक्ट टाइगर। अब दरअसल बात ऐसी हुई कि इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 में यह कहा गया कि भाई जानवरों को बचाना है और सबसे पहले जिसको बचाएंगे वो टाइगर है। सर प्रोजेक्ट टाइगर ही क्यों, प्रोजेक्ट सिद्धार्थ क्यों नहीं? अरे टाइगर और सिद्धार्थ दोनों सेम चीज है दोस्त। लेकिन सर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट के अंदर तो जानवरों को प्रोटेक्ट करना था। क्या आप जानवर हो? फिर तुम पर्सनल हुए। दोस्तों अगर प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो यहां पे ये बात बताई गई कि प्रोजेक्ट टाइगर सबसे पहले लॉन्च किया गया था अंडर इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के अंदर कई सारे जानवरों को प्रोटेक्ट करने के लिए छोटे छोटे प्रोजेक्ट आए। सबसे पहला जो प्रोजेक्ट आया वो था प्रोजेक्ट टाइगर, जो कि 1973 में ही आ गया, यानी कि लॉन्च होने के अगले साल ही आ गया। क्यों लाया गया? क्योंकि वंस अपॉन अ टाइम देश में टाइगर्स की पॉपुलेशन 55,000 थी, जो घट के 1827 हो गई थी, 1827। इतनी स्पीड में पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही थी कि अगर अब इनको नहीं बचाया तो फिर तो ये खत्म ही हो जाने वाले थे। यहां पे बताया गया है कि इंडिया और नेपाल वंस अपॉन अ टाइम 2/3 पॉपुलेशन जो थी टाइगर की, यानी कि अगर दुनिया में इतने टाइगर मौजूद हैं तो इतने सारे टाइगर में से 2/3 पॉपुलेशन जो थी टाइगर की वो केवल इंडिया और नेपाल के अंदर पाई जाती थी। सवाल ये उठता है कि सर टाइगर कैसे खत्म होने लगे? इसके दो रीजन है। एक है पोचिंग, यानी कि टाइगर को उसके बॉडी पार्ट्स के लिए मारा जाने लगा, उसके फर के लिए, उसके टीथ के लिए, उसकी बोन के लिए, और साथ ही साथ हैबिटेट लॉस। जो हम लोग डिफॉरेस्टेशन कर रहे थे, जंगलों को काटने के कारण टाइगर का घर खत्म हो गया। तो टाइगर कहां जाता? फिर टाइगर कभी गांव में घुस जाता तो कभी शहरों में घुस जाता, जिसके बाद गांव वाले शहर वाले उसको मार देते उससे डर के, और इसके कारण लगातार टाइगर की पॉपुलेशन डिक्रीज होती जा रही थी। प्रोजेक्ट टाइगर में भारत सरकार ने क्या क्या चीजें करी? तो सबसे पहली बात, इंडिया नाउ हैव बिकम मोर देन 70% ऑफ द वर्ल्ड्स वाइल्ड टाइगर। तो प्रोजेक्ट टाइगर के बाद सबसे अच्छी चीज ये हुई कि आज देश के अंदर दुनिया के 70% टाइगर जो है वो केवल अकेले भारत में पाए जाते हैं। नंबर्स की बात करें तो भारत देश के अंदर 3682 टाइगर्स हैं। मैंने आपको बताया था 1827 बचे थे और ये डबल हो गए, अब 3682 हो गए हमारे पास टाइगर्स। सर ये कैसे किया आपने? हमने देश के अंदर कई सारे टाइगर रिजर्व्स बनाए। टोटल देश के अंदर 54 टाइगर रिजर्व्स बनाए गए, और इन टाइगर रिजर्व्स का मेन काम यही था कि टाइगर्स को वो नेचुरल हैबिटेट देना जहां पे टाइगर फ्रीली रह सके और वो रिप्रोड्यूस कर सके और उनकी पॉपुलेशन वापस से इंक्रीज होती जाए। हमें हमारे देश के कुछ टाइगर रिजर्व्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। ये टोटल 5 टाइगर रिजर्व्स हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए। आज से कुछ साल पहले बोर्ड वालों ने, सीबीएसई वालों ने क्वेश्चन बनाया। भाई साहब इतना तगड़ा क्वेश्चन था, मेरा तो दिमाग खराब हो गया। उन्होंने क्या करा, यहां पे टाइगर रिजर्व्स लिखे, यहां पे टाइगर रिजर्व्स के नाम लिखे और यहां पर उनके स्टेट्स लिखे, और ऐसे करके 4 ऑप्शन दिए, 1 2 3 और 4, और उनसे बोला कि बताइए कौन सा ऑप्शन गलत है, कौन सा ऑप्शन गलत मैच्ड है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूं कि सारिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक टाइगर रिजर्व है जो राजस्थान के अंदर मौजूद है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है वो एक टाइगर रिजर्व है जो मध्य प्रदेश के अंदर मौजूद है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एक टाइगर रिजर्व है जो कि उत्तराखंड के अंदर मौजूद है। मानस टाइगर रिजर्व आसाम के अंदर मौजूद है, और सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल के अंदर मौजूद है। तो कौन सा टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में है वो आपको पता होना चाहिए। उन्होंने 4 ऑप्शन बनाए और किसी एक में उन्होंने गलत मैच कर दिया। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बांधवगढ़ नेशनल पार्क के सामने लिख दिया आसाम, तो आपको पता होना चाहिए अरे बांधवगढ़ नेशनल पार्क आसाम में थोड़ी है, वो तो एमपी में है, आपको वो टिक करके आना था। तो ये 5 टाइगर रिजर्व और उनके स्टेट के नाम आपको पता होने चाहिए। देश में 54 हैं, लेकिन तुमको 5 के याद रखने हैं। इतना तो कर लोगे ना दोस्त। इसके अलावा मैं आज आपको एक बहुत ही प्राउड से एक चीज बताना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में केवल भारत एक ऐसा देश है जिसके पास ये 7 इंटरनेशनल बिग कैट जो हैं वो भारत के अंदर मौजूद है। और ऐसा दुनिया में कोई देश नहीं है जिसके पास जैगुआर, पूमा, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, लायन, चीता और टाइगर भी हो। केवल भारत के पास मौजूद है। ये इतनी गर्व की बात है। अगर आपको ये बात भी सुन के अच्छा लगा हो तो #proud to be an Indian लिख के जाइए कमेंट सेक्शन के अंदर।
आज से कुछ साल पहले तक हमारे पास 6 मौजूद थी, चीता नहीं था। और हम चाहते थे कि हम देश का पहला देश, दुनिया का पहला देश बने जिसके पास 7 तो हो। तो हमने नामीबिया से, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, और साउथ अफ्रीका से, इन दोनों जगह से हमने चीता मंगाए, और उसके बाद हम इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का इकलौता मेंबर बन गए हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट पे। ये लगभग हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसके बाद हमें सेक्रेड ग्रुप्स पढ़ना है, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट पढ़ना है, और ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है? तो सबसे पहले देश में जितने भी जंगल हैं उनको हम अलग अलग 3 कैटेगरी के अंदर बांटेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रिजर्व फॉरेस्ट की। रिजर्व, आप कभी किसी रेस्टोरेंट जाते हो तो वहां पे कई बार रिजर्व्ड की एक तख्ती लगी रहती है, प्लेट लगी रहती है। इसका मतलब यहां पर तुम नहीं बैठ सकते हो, इट इज रिजर्व्ड फॉर समवन एल्स, किसी और के लिए ये टेबल, तुम नहीं बैठ सकते हो। उसी तरीके से रिजर्व फॉरेस्ट देश के वो फॉरेस्ट हैं जिनको पूरी तरीके से रिजर्व कर रखा है, परमानेंट रिजर्व कर रखा है। यहां पे आम लोगों का आना जाना अलाउड नहीं है। यहां पे जो भी चीज हो रही है उसको भारत सरकार निकालेगी, और भारत सरकार का रिसोर्स है वो। ऐसा नहीं मोदी जी की जेब भर रही है इसमें, ना 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 ना, वो भारत सरकार निकाल रही है, और वो भारत सरकार जो भी उससे जितना चाहिए उतना ही निकालेंगे, और जो भी पैसा आएगा वो पूरे देश के लोगों के लिए होगा। क्लियर हो गया? तो रिजर्व फॉरेस्ट परमानेंट रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये परमानेंटली ओन्ड बाय गवर्नमेंट होते हैं, इनके ऊपर पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है। हमारे देश में जितने भी जंगल हैं उसका 50% जो है, हाफ जो है, 50% जो जंगल हैं वो रिजर्व फॉरेस्ट है, यानी कि उनके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल है, यानी कि वो परमानेंटली रिजर्व्ड है। क्लियर हो गया? और यहां पे ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज बैंड होती हैं, जैसा कि आपको पता है रिजर्व्ड है, सरकार का है, तुम नहीं जा सकते अंदर। रिजर्व्ड फॉरेस्ट के बाद आता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट वो होते हैं जो पहले तो खुले हुए थे, कोई भी आ जा सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ बढ़िया सा। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि ये फॉरेस्ट लगातार डिप्लीट होने लगे, ये फॉरेस्ट कटने लगे। तो भारत सरकार ने कहा कि इनका फर्दर डिप्लीशन ना हो, अब चलो इनको भी प्रोटेक्ट कर देते हैं। तो ये वाले फॉरेस्ट जिनको भारत सरकार अब प्रोटेक्ट करना शुरू कर रही है ताकि इनका फर्दर डिप्लीशन ना हो, उसे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहते हैं। अगेन ये फॉरेस्ट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं। अब रिजर्व फॉरेस्ट में किसी को भी अंदर जाना अलाउड नहीं है, लेकिन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंदर लोकल लोगों को अंदर जाना अलाउड होता है, और लोकल लोग वहां पे जाकर लकड़ियां, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और अपने कैटल्स को भी ले जा सकते हैं चरवाने के लिए। आज देश में जितने भी जंगल हैं उसमें से 1/3 जो जंगल हैं, यानी कि 33% जो जंगल हैं वो हमारे देश के प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं दोस्तों। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है अनक्लास्ड फॉरेस्ट। अनक्लास फॉरेस्ट वो जंगल होते हैं जहां पर हम नहीं पहुंच पा रहे, इनएक्सेसिबल फॉरेस्ट है हमारे लिए। अगर आप इंडिया के नॉर्थ ईस्ट चले जाए तो आज भी यहां पे ऐसे ट्राइबल पॉपुलेशन है जो सेक्लूजन में रहती है, जिनको बाकी लोगों के कांटेक्ट में आना पसंद नहीं है। तो भारत सरकार ने उनको खाली छोड़ रखा है कि ये जंगल आपका है, इस जंगल में आप रहिए, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आपके कल्चर को, आपके ट्रेडिशन को हम खराब होने नहीं देंगे। इसलिए ये वाले फॉरेस्ट का हमारे पास डेटा नहीं है। और ये जो फॉरेस्ट है या तो ये किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के, मान लीजिए अंबानी जी ने वनतारा खरीद के रखा हुआ है, वो उनका है, वन क्लास फॉरेस्ट के अंदर आएगा, या फिर वो किसी ट्राइबल पॉपुलेशन का भी हो सकता है और गवर्नमेंट का भी हो सकता है। देश में जितने भी जंगल है उसका 16% जंगल जो है वो अनक्लास फॉरेस्ट के अंदर आता है। और अनक्लास फॉरेस्ट इंडिया में 2 जगह आपको देखने को मिलेंगे, नॉर्थ ईस्ट और गुजरात में। वहीं अगर आप प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की बात करें तो ये वाला इलाका पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान और बिहार और उड़ीसा वाला इलाका। लेकिन अगर आप रिजर्व्ड फॉरेस्ट की बात करें तो ये ज्यादातर साउथ के स्टेट्स इसके अंदर आ जाते हैं। भाई इसको आपको एक फटाफट तरीके से मैं आप लोग को रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले हमने जिसके बारे में पढ़ा दोस्तों वो था रिजर्व्ड फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में हमने पहली चीज ये पढ़ी कि ये परमानेंटली रिजर्व्ड है, परमानेंटली रिजर्व्ड है ये। ठीक है, किसके लिए रिजर्व है, किसने किए, ये गवर्नमेंट ने रिजर्व किए हैं, गवर्नमेंट ने इनको पूरी तरीके से रिजर्व कर रखा है। और यहां पे ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज आर बैंड, ऑल एक्टिविटीज आर बैंड। और देश के जितने भी जंगल हैं उसमें से 50% जंगल इसमें आते हैं। और ज्यादातर ये जो जंगल हैं ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल वाले इलाके और बिहार और वाले इलाके में पाए जाते हैं। ठीक है सर,
ये तो सर हम समझ गए। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं दोस्तों अगले नंबर पे, जिसके बारे में मुझे आप लोग को बताना है। अगले नंबर पे जिन जंगल के बारे में हमें जानना है, रिजर्व फॉरेस्ट के बाद प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट वो होते हैं जिनको आप फर्दर डिप्लीशन से बचाने के लिए भारत सरकार ने प्रोटेक्ट कर लिया है कि अब इसको और ज्यादा नुकसान ना हो। ये वाले जो फॉरेस्ट होते हैं, ये वाले फॉरेस्ट भी गवर्नमेंट के द्वारा ओन किए जाते हैं। ठीक है, देश में अगर इनकी बात करें, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की बात करें, तो यहां पे लोकल लोग जो होते हैं उनको जाना अलाउड होता है। और देश में जितने भी जंगल हैं उसका 33% जंगल जो है वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, इंडिया के ज्यादातर साउथ के स्टेट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हम बात करें अनक्लास्ड फॉरेस्ट की, तो अनक्लास्ड फॉरेस्ट वो हैं जिनके बारे में हमारे पास ज्यादा डेटा ही नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये इनएक्सेसिबल फॉरेस्ट है। तो ये वाले जो फॉरेस्ट है ये इनएक्सेसिबल है। यहां पे हमें पता ही नहीं कि यहां पे क्या है, यहां पे ट्राइबल पॉपुलेशन होगी कोई। यहां के जो ओनर हैं वो गवर्नमेंट भी हो सकती है, वो कोई ट्राइबल कम्युनिटी भी हो सकती है, या फिर वो किसी प्राइवेट इंसान का भी हो सकता है। इसकी बात करें तो यहां पर भी किसी भी तरीके का, क्योंकि किसी का है वो, तो आप तो जा नहीं सकते हो, तो यहां पे भी सभी तरीके के रेस्ट्रिक्शंस हैं, सभी तरीके के रेस्ट्रिक्शंस हैं। और लास्ट, देश का जितना भी जंगल है उसका 16% जंगल जो है वो अनक्लास फॉरेस्ट है। दोस्त, मैंने इसको वापस से इसलिए बताया क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है कि मैंने बहुत बड़ी चीज तुझे अगले 2 मिनट के अंदर सिखा दी है। तो अगर ये समझ में आ गया हो ना, तो चैट में सिड सर टोपी, सॉरी सिड सर ओपी लिख के जरूर जाना। क्लियर हो गया? अब आ जाते हैं हम लोग कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। ये आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का। कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन का क्या मतलब है सर? भाई, जो जंगल हैं, जो जानवर हैं, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे देश के अंदर एक बहुत ही यूनिक आइडिया चलता है। और वो आइडिया ये कहता है कि गवर्नमेंट के साथ साथ लोकल कम्युनिटी दोनों मिलके साथ आगे बढ़ेंगे और जंगलों को और जंगली जानवरों को प्रोटेक्ट करके चलेंगे। आइए मैं आपको इसके कुछ एग्जाम्पल देता हूं। सबसे पहला एग्जाम्पल बताया गया है आपका, माइनिंग ऑपरेशंस हो रहे थे, मैं आपको बताता हूं। सारिस्का टाइगर रिजर्व है राजस्थान के अंदर। ठीक है, ये जो सारिस्का टाइगर रिजर्व है, यहां पे कई सारे मार्बल की खदानें थी। अब है तो ये टाइगर रिजर्व, यानी कायदे से यहां पे आना जाना अलाउड होना नहीं चाहिए, यहां पे माइनिंग अलाउड होनी नहीं चाहिए। लेकिन कुछ लोग, जो गुंडे लोग थे, वो सरिस्का टाइगर रिजर्व के अंदर जाते थे और वहां से मार्बल निकाल निकाल के ला रहे थे, जिससे सरिस्का टाइगर रिजर्व के जो टाइगर थे वो घबरा रहे थे और वो जंगलों से निकल के गांव की तरफ जा रहे थे। कई बार जब इनका इन माइनिंग करने वाले लोगों से सामना होता था तो ये माइनिंग करने वाले लोग उनको गोली तक मार देते थे। तो यहां के जो लोकल लोग थे उन्होंने ये बात समझी कि ये इलीगल काम हो रहा है, भारत सरकार को इसमें कुछ करना पड़ेगा। और इन लोगों ने क्या किया, इन सबके खिलाफ आवाज उठाई, भारत सरकार को ना केवल बताया, कई बार खुद लड़ भिड़ गए इन माइनर्स के साथ। अगला एग्जांपल एक और मैं आपको राजस्थान से बताना चाहता हूं। ये राजस्थान में देखो, नॉर्मली क्या होता है ना, कोई भी सेंचुरी बनानी है, नेशनल पार्क बनाना है, बायोस्फीयर रिजर्व बनाना है, ये भारत सरकार डिसाइड करती है कि ये इस इलाके को सेंचुरी बनाएंगे, इतने इलाके को टाइगर रिजर्व बनाएंगे। लेकिन इस इलाके की बात करें, अलवर डिस्ट्रिक्ट की बात करी जा रही है, अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान की बात करें, तो जंगल के वहां के गांव के जो लोग थे उनको पता था कि यहां पे बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं। और इन्होंने गवर्नमेंट से कई बार बोला भी, लेकिन इनकी बात शायद गवर्नमेंट तक पहुंची ही नहीं। तो जो 5 डिस्ट्रिक्ट हैं अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान के, इन लोगों ने मिलकर खुद से 1200 हेक्टेयर की जो जमीन थी, 1200 हेक्टेयर की जमीन को भैरवदेव दाकब सेंचुरी, यानी कि एक तरीके की सेंचुरी खुद से डिक्लेयर कर दिया। अपनी जमीन को, अपनी खुद की जमीन को सेंचुरी बना दिया। बोले कब गवर्नमेंट आएगी, कब वो ये सब डिसीजन लेंगे, कब ये जानवर बचेंगे, ना, हम खुद ये डिसीजन लेते हैं। और इन लोगों ने ना केवल ये किया, इन्होंने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए ताकि हंटिंग को रोका जा सके और वहां के वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा सके। अब देख सकते हो किस तरीके से कम्युनिटी आगे आई, खुद ने इनिशिएटिव लिया। इसके अलावा बताया गया कि किस तरीके से उत्तराखंड में चिपको मूवमेंट किया गया। दरअसल उत्तराखंड के जंगलों को काटने आ रहे थे, तो यहां की जो औरतें थी वो सबकी सब जाके उन जंगलों के पेड़ों से जाके चिपक गईं और कहा कि अगर इन पेड़ों को काटना है तो पहले हमारा गला काटना पड़ेगा।
आखिरकार वो डिफॉरेस्टेशन करने वाले लोगों को अपनी मशीनें लेके वापस जाना पड़ा क्योंकि ये महिलाएं तस की मस नहीं हुई और ये पीछे ना हटी। आपको एग्जाम में एक एमसीक्यू पूछ जाता है कि बताइए चिपको मूवमेंट को लीड कौन कर रहा था, तो चिपको मूवमेंट को लीड कर रही थी सुंदर लाल बहुगुणा जी। ठीक है। और लास्ट जो आपको मैं कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन से बताना चाहता हूं कि किस तरीके से कई सारे किसानों ने मिलकर बीज बचाओ आंदोलन किया टेहरी और नवदन्या में। दरअसल इनको यह बात पता थी कि जो हैवी केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये जो हैवी केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे ना केवल हमारे खेत को नुकसान हो रहा है, तो इन्होंने खुद बीज बचाओ आंदोलन किया और इन्हें डिसाइड किया कि किस तरीके से हम अपने खुद स्टेप्स लेंगे। ठीक है। एक चीज आपको एग्जाम में बताई जाती है वो है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। अब ये जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या है, आइए इसको समझते हैं। दरअसल दोस्तों जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट सबसे पहले 1988 में उड़ीसा से स्टार्ट हुआ था। हुआ क्या कि भारत सरकार ने ओडिशा के लोगों से बोला कि चलो अपन दोनों मिलके काम करेंगे, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट करेंगे। अभी जंगल में कोई माइनिंग करने आता है, इन जंगल को कोई काटने आता है, तो हो सकता है हमको ना पता चल पाए। आप इसी जंगल में रहते हो, तो आप क्या करिए, अगर कोई ऐसा आए तो या तो आप हमको इन्फॉर्म कर दीजिए और या तो आप खुद उनको रोकने की कोशिश करिए, तब तक हम रीइंफोर्समेंट भेज देंगे। तो जंगल के लोगों ने कहा अच्छा सारा काम हम करें, तुम आज दिल्ली में बैठ के मजे लो। तो इन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, इसके बदले ये जंगल के जो भी रिसोर्सेज हैं नॉन टिम्बर, ये जंगल के जितने भी रिसोर्सेज हैं नॉन टिम्बर, हम आपको वो इस्तेमाल करने को देंगे। यानी कि आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स इस्तेमाल कर सकते हो, आप अपने कैटल्स को ला सकते हो चरवाने के लिए। तो ये गिव एंड टेक का रिलेशनशिप है कि आप हमें इंफॉर्मेशन दीजिए कि जंगल में कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही है, उसके बदले हम आपको जंगल की ये चीजें थोड़ी बहुत यूज करने देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि अगर हमने आपको परमिशन दे दी तो आप खुद ही लगे हुए जंगल काटने में, खुद ही लगे हुए माइनिंग करने में, नहीं। ठीक है। तो ये था ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जिसमें लोकल लोग और गवर्नमेंट दोनों मिलके दोनों ने ज्वाइंटली फॉरेस्ट को मैनेज करने के बारे में, उसको कंजर्व करने के बारे में सोचा। शुरुआत ओडिशा से करी गई थी 1988 में, लेकिन धीमे धीमे करके पूरे देश में फैल गई। इसके अलावा बताया गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो लोकल इंस्टीट्यूट वाले, जो जंगल वाले हैं, उन लोगों को कहा गया कि आप लोग आगे जाके जितने भी जंगल की चीजें हैं उनको आप नॉन टिम्बर चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो, टिम्बर में भी हम आपको थोड़ा बहुत शेयर देंगे। सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बता दिया। आखिरी टॉपिक जो इस चैप्टर से आता है वो है सीक्रेट ग्रुप्स। सर व्हाट इज सीक्रेट ग्रुप्स? दोस्तों सीक्रेट ग्रुप्स की बात करें तो पहले क्या था कि आपने कभी सोचा कि हम हिंदू रिलीजन के अंदर हर चीज में भगवान क्यों ढूंढ लेते हैं? हम पेड़ पौधों की भी पूजा कर रहे हैं, तुलसी माता है हमारे लिए, बरगद का पेड़ पूजा करी जाती है, पीपल की पूजा करी जाती है। हम नदियों की पूजा कर रहे हैं, गंगा माँ है, यमुना माँ है। हम पर्वतों की पूजा कर रहे हैं, हम सूरज की पूजा कर रहे हैं, हम चांद की पूजा कर रहे हैं। क्यों? इसका रीजन है सीक्रेट ग्रुप्स। अगर आप नेचर की चीजों में भगवान ढूंढ लेंगे तो आप उस नेचर को खराब करने के बारे में 2 बार सोचेंगे। जब आप नेचर में ही भगवान, आप जब पशु पक्षियों में ही भगवान ढूंढ लेंगे, जब आप नदियों में पर्वतों में भगवान ढूंढ लेंगे, तो आप उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, अरे ये तो मेरे भगवान है। और ये चीज बताई गई है सीक्रेट ग्रुप्स के अंदर। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीक्रेट ग्रुप्स के अंदर हम इन सारी चीजों के अंदर भगवान देखते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें मुंडास और संथल्स की बात करें, जो छोटा नागपुर प्लेटू वाले इलाके में रहते हैं, मुंडास और संथल्स। पहले कौन से बताया मैंने आपको? मुंडास, और दूसरे कौन से बताए? संथल। तो अगर मुंडास और संथल की बात करें तो ये 2 तरीके की पेड़ों की पूजा करते हैं, एक है महुआ और एक है कदम्ब। ये एग्जाम्पल्स याद रखने पड़ेंगे। सेक्रेट ग्रुप्स आपसे पूछा जाता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो सेक्रेट ग्रुप की केवल डेफिनेशन से काम नहीं होगा, आपको 2-3 एग्जाम्पल याद रखने पड़ेंगे। छोटा नागपुर प्लेट्यू यानी कि ओडिशा, झारखंड, वेस्ट बंगाल के आसपास का जो इलाका है, वहां पे 2 ट्राइब हैं, एक है मुंडास और एक है संथल्स। और इन्होंने महुआ और कदम के पेड़ की पूजा कर रखी है और ये वहां के पेड़ को कटने नहीं देते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। द ट्राइब ऑफ ओडिशा एंड बिहार ऑल्सो वर्शिप टैमरिंड एंड मैंगो ट्रीज ड्यूरिंग वेडिंग्स। अगर आप ओडिशा और बिहार में चले जाएं तो शादियों में वो लोग इमली और मैंगो के पेड़ की पूजा करते हैं दोस्तों।
इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से पीपल और बैनियन ट्री यानी कि बरगद के पेड़ की भी पूरे देश के अंदर पूजा करी जाती है। और इसके अलावा बताया गया है कि किस तरीके से प्लांट्स, एनिमल्स, माउंटेन्स, स्प्रिंग्स, हर चीज में भारत में देवी देवता माने जाते हैं ताकि हम उसको प्रोटेक्ट करके चले। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल मैं आपको और बताना चाहता हूं कि किस तरीके से राजस्थान का बिश्नोई समाज जो है वो ब्लैक बग जिसे हिंदी में चिंकारा कहते हैं और इसके अलावा नील गाय और पिकॉक में पूजा करते हैं और कहते हैं कि इसमें हमारे वंशज पाए जाते हैं, हमारे एंसेस्टर्स पाए जाते हैं। तो इन्होंने इनका कंजर्वेशन कर रखा है और कोई भी किसी को भी इसका हंटिंग नहीं करने देते हैं, चाहे वो कोई भी हो। आप लोगों ने एक बहुत ही फेमस सीन देखा होगा, ये सीन आपने देखा होगा। क्या मुझे बता सकते हैं कि कौन सी मूवी का सीन है? मुझे जरा चैट में बताइए कौन सी मूवी का सीन है दोस्तों। तो यहां पर आपको पता होगा कि किस तरीके से मंकीज को, बंदरों को हम सेक्रेड मानते हैं और हम हनुमान जी का अवतार मानते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल से बताया जा रहा है कि किस तरीके से चाहे पेड़ हो, चाहे एनिमल हो, चाहे रिवर्स हो, चाहे ट्रीज हो, चाहे माउंटेन हो, इन सब में जब हम देवी देवता देख लेते हैं तो हम इसको प्रोटेक्ट करते हैं, हम इसको कंजर्व करके चलते हैं। आइए कुछ क्वेश्चंस की मदद से प्रैक्टिस करते हैं कि हमने जो अभी तक पढ़ा क्या आपको वो समझ में आया कि नहीं आया। पहला क्वेश्चन आपको आ गया है कि इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था। यह क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में पूछ चुकी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है 1972 में आया था। अगर आपने ए जवाब दिया है तो आपका जवाब सही है, और अगर आपने कुछ नहीं लिखा था और आप ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे बस देख रहे थे तो दोस्त सुधर जाओ, क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम आने में टाइम कम बचा है, तो इसलिए आपका जवाब देना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद आ जाते हैं कि बताइए पहला प्रोजेक्ट कौन सा लॉन्च किया गया था अंडर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। बताइए कौन सा प्रोजेक्ट सबसे पहले आया था। चार ऑप्शन है, पॉज द वीडियो एंड आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कर दिया आंसर दोस्तों? इसका सही जवाब है प्रोजेक्ट टाइगर। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1972 में और 1973 के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर आ गया था, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन, मिस्टर वाई has to write a short essay on wildlife protection in India. He also mentioned the Indian Wildlife Protection Act of 1972. बताओ क्यों उनको ऐसे लिखना था और वो ऐसे लिखना था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन पे, उन्होंने इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 को मेंशन कर दिया। बताओ क्यों किया? चार ऑप्शन है, सही जवाब भी जाइए दोस्तों। इसका सही जवाब है बोथ ए एंड सी, क्योंकि ना केवल इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें तो ये जो एक्ट है ये जानवरों के नेचुरल हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने की बात करता है, साथ ही साथ ये जो एक्ट होता है इसने साथ साथ कहा गया कि कुछ जानवरों की हम लिस्ट बनाएंगे जिनको हम प्रोटेक्ट करके चलेंगे और इनकी हंटिंग पोचिंग पे हम बैन लगाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग स्पीशीज हैज बीन ग्रांटेड फुल और पार्शियल लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट हंटिंग एंड ट्रेड इन इंडिया। चार ऑप्शन में से किसको हंटिंग और ट्रेडिंग करने से बैन लगा रखा है? अगर आप ध्यान से देखें तो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 में कई सारे जानवरों की मैंने आपको लिस्ट बताई थी। उसमें आपने देखा होगा इंडियन एलिफेंट भी था, ब्लैक बक भी था और स्नो लेपर्ड भी था, इसलिए इसका सही जवाब है दोस्तों डी। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट टाइप ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट 1/3। खत्म यही हो जाता है। सबसे ज्यादा जंगल 50% जंगल जो है वो है रिजर्व्ड, 33% जंगल जो है वो है प्रोटेक्टेड और 16% जंगल जो है वो है अनक्लास्ड। तो ये है आपका रिजर्व्ड, ये है आपका प्रोटेक्टेड और ये है आपका अनक्लास्ड। उसने पूछा है 1/3 यानी 33% होता है, ये है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, इसका सही जवाब होगा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट यानी ए। अब इस चैप्टर से दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ सालों से देखा गया है कि केस बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि केस बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको एक पैसेज दे दिया जाता है आपके एनसीईआरटी से और उस पैसेज के ऊपर 3 क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन को सॉल्व करने का 1 मार्क, दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने का 1 मार्क और तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने का 2 मार्क। यानी इस पैसेज को पढ़ो और इन क्वेश्चन का आंसर करो, सिंपल है। ऐसे आपको एग्जाम में ये आपने एक क्वेश्चन देखा, ये आपका एक क्वेश्चन है, ऐसे आपको 3 क्वेश्चन आने हैं, यानी कि 12 नंबर के आपके केस बेस्ड क्वेश्चन आने हैं। और पिछले 2-3 साल से इस चैप्टर से केस बेस्ड क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन 2023 में आया था और ये वाला जो क्वेश्चन है 2024-25 में आया था। आपने क्या करना है, अभी ये लेक्चर खत्म होने के तुरंत बाद आप इसके क्वेश्चन आंसर याद करिए और आप इसके नोट्स को डाउनलोड करके ये केस बेस्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए।
देखिए आपसे इस तरीके के केस बेस्ड क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं। सर नोट्स कहां से मिलेंगे? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है, आप वहां लिंक से सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इसके साथ ही हमारा ये वाला लेक्चर, ये वाला चैप्टर भी समाप्त होता है और आपने और मैंने, हम दोनों ने मिलकर अब डे 2 ऑफ ज्योग्राफी खत्म कर दिया है। अगर आपको नहीं पता कि यहां क्या चल रहा है तो मैं आपको बता दूं कि मैंने किस तरीके से 4 दिन में 4 हिस्ट्री के चैप्टर खत्म कराए थे। आपके जीवन का एक एक सवा सवा घंटा ले लेकर मैंने आपके हिस्ट्री के एक एक पूरे पूरे चैप्टर कंप्लीट कराए। और हमने कल से स्टार्ट किया था ज्योग्राफी का डे 6 चैलेंज, जिसमें हमने सबसे पहले रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट कराया था। अगर आपने नहीं देखा है तो इसी चैनल पे वो वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाइए उसको जरूर देख के आइए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और आज हम लोगों ने डे 2 के अंदर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने ये वीडियो यहां तक देख लिया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के जाइएगा डे 2 कंप्लीटेड। और देखिएगा आप और मैं, हम दोनों मिलके देखते ही देखते पूरे ज्योग्राफी के चैप्टर को रपारप तरीके से खत्म कर देंगे। आज के लिए दोस्तों केवल इतना ही। लेक्चर अच्छा लगा हो तो नीचे एक छोटा सा कमेंट छोड़ के जरूर जाइएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट मेरा दिन बना देता है। टिल नेक्स्ट टाइम बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।